हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा और आज मैं लेकर आया हूं क्विक डिस्कशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों पर। आज हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs के माध्यम से। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत शामिल है। क्या क्या इसके अंतर्गत शामिल है? सोचिए, विचार कीजिए, स्टेट के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट काफी व्यापक शब्द है, लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, ये सभी शामिल होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स और लोकल अथॉरिटीज, ये सभी शामिल होते हैं एज पर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 के अंतर्गत ये सभी शामिल हो जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रहेगा। और इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में क्यों जाना जाता है? फंडामेंटल ही क्यों कहते हैं आखिरकार? इनको अधिकारों को केवल अधिकार भी कह सकते थे, लेकिन फिर भी हम इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कहने का कोई ना कोई कारण होगा। सोचिए, विचार कीजिए। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं और भाग 3 में इनका उल्लेख है। तो इनको फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मानव के विकास के लिए आवश्यक और प्राकृतिक होते हैं। जैसे आप देखते हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार है। बिना समानता के क्या अपने अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको मूल अधिकार कहते हैं। समानता का अधिकार हो गया 14 से 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 19 से 22 तक। 23 एंड 24 आर्टिकल जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और आर्टिकल 29 एंड 30 अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। और इसके अलावा आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस तरह से यह अधिकार काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं व्यक्ति के अस्तित्व के लिए और उसके गरिमामय जीवन के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मानव विकास के लिए आवश्यक और प्राकृतिक हैं। और दूसरा आप देखिए स्टेटमेंट, ये प्रत्येक नागरिक के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। तो बिल्कुल शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास को, आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। और इस तरह से फंडामेंटल राइट्स काफी व्यापक हो जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं सी, उन्हें संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित किया जाता है, जो कि देश का मूलभूत शासन है। देश का मूलभूत शासन है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इन्हें संरक्षित किया गया है। अगर इन अधिकारों का कहीं भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी आप अपने अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं और अपने अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं। किसके माध्यम से? हाई कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो इस तरह से जो लॉ ऑफ लैंड है, हमारा संविधान है, उसके माध्यम से गारंटीकृत और संरक्षित किया जाता है। इसलिए भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। और ऐसे में मूल अधिकारों की काफी भूमिका व्यापक हो जाती है, क्योंकि मूल अधिकार क्या करते हैं? नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं, मानव विकास के लिए आवश्यक और प्राकृतिक होते हैं, और इन्हें संविधान के माध्यम से ही संरक्षित और प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको गारंटीकृत किया जाता है। और संविधान क्या है? देश का मूलभूत कानून है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्योंकि अधिकारों को एक मूलभूत कानून या संविधान के माध्यम से संरक्षित किया गया है, इसलिए भी हम अधिकारों को मूल अधिकार कहते देते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया डी। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये दोनों टर्म आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा, इन दो टर्म का आर्टिकल 14 में ऑब्जर्वेशन है। आर्टिकल 14 में इनका प्रावधान है। और यही नहीं, हमारे संविधान में ही नहीं, बल्कि आर्टिकल 17 ऑफ
यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, जो जिनकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को की थी। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र भी इसको कह देते हैं। और इसमें इसके आर्टिकल 7 में क्या प्रावधान है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इन दोनों टर्म का यूज है। और ये टर्म हर संविधान में लगभग दिखाई दे जाते हैं, चाहे भारत का संविधान हो चाहे अन्य देश का संविधान हो। ये टर्म आखिरकार मानव कल्याण के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए लगभग हर संविधान में आपको देखने को मिल सकते हैं। कई इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है, इंपॉर्टेंट जो कानून है, उनमें भी इनका उल्लेख मिल जाता है। तो हम समझ लेते हैं विधि के समक्ष समता का सबसे पहले अर्थ क्या होता है। तो विधि के समक्ष समता या कानून के समक्ष समानता अर्थात क्या है, कानून के लिए सभी लोग समान हैं, चाहे वह गरीब हो, चाहे कमजोर हो, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो। तो विधि के समक्ष या कानून के समक्ष सभी समान है। आप देखते होंगे कई मूवीज में आप देखते होंगे कि जज के पास में एक न्याय की देवी की मूर्ति रखी रहती है और उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी रहती है। तो ये आखिरकार ये पट्टी क्यों बंधी रहती है, क्यों? क्योंकि न्याय के समक्ष, न्याय की देवी के समक्ष गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति उसके समक्ष समान है। अर्थात विशेषाधिकारों का अभाव पाया जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति को भी विशेषाधिकारों का नहीं दिया जाता है, विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं, विशेषाधिकारों का अभाव रहता है। इसी को विधि के समक्ष समता कहते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहते हैं। और यह कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से उद्भव हुआ है, ब्रिटिश परंपरा की यह देन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या होता है, विशेषाधिकारों के अभाव की बात की जाती है, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, दोनों को समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा, एक आ जाता है। और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों को समान तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन सोचिए, विचार कीजिए, क्या है वास्तव में संभव है कि राष्ट्रपति को भी उसी तरह से विशेषाधिकार मिले और राष्ट्रपति को भी कोई विशेषाधिकार न मिले और सामान्य व्यक्ति को भी कोई विशेषाधिकार न मिले? तो ऐसे में तो क्या न्याय होगा? वास्तव में नहीं तरीके से न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। तो विधि के समक्ष समानता में यद्यपि विशेषाधिकारों की अभाव की बात की जाती है, लेकिन उसके आगे जो एक टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ या विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण क्या बात करता है? समान परिस्थिति में समान न्याय, समान परिस्थिति में समान न्याय। दैट मीन्स परिस्थितियां होने पर न्याय अलग अलग तरीके से किया जाएगा। जैसे सोचिए, ये कि कोई किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, किसी व्यक्ति ने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने धन संपदा को, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए किसी की हत्या की है, और किसी दूसरी साइड दूसरे व्यक्ति ने भी हत्या की है, लेकिन उसने प्रोफेशनल किलिंग की है, उसने पैसा लेकर हत्या करने का कार्य करता है, वह प्रोफेशनल किलर है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या दोनों लोगों को सेम सजा दी जानी चाहिए? ऐसे में तो अन्याय हो जाएगा। अपराध जरूर सेम किया है, लेकिन न्याय अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। इसलिए जो प्रोफेशनल किलिंग जिसने की है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उसको हो सकता है कि फांसी की सजा या उम्र कैद दी जाए। और किसी व्यक्ति ने जो अपने परिवार या अपने पारिवारिक जीवन या स्वयं की बचाव के लिए किसी की हत्या करनी पड़ी है मजबूरीवश, तो उसे हो सकता है कि निर्दोष करार दे दिया जाए। तो कहने का सेंस है कि विधि का समान संरक्षण काफी व्यापक शब्द है। यह अमेरिकी संकल्पना है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ में कहा जाता है कि समान परिस्थिति में समान न्याय या इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। तो इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट मिसमैच हैं। जैसे देखिए, विधि के समक्ष समानता में क्या किया जाता है, विशेषाधिकारों के अभाव की बात की जाती है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल्स, विशेषाधिकारों के अभाव की बात की जाती है। तो विधि के समक्ष समता, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि समान परिस्थितियों में समान न्याय की बात किसमें की जाती है, समान परिस्थितियों में समान न्याय समान व्यवहार की बात की जाती है, विधि का समान संरक्षण। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मिसमैच हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अर्थात दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ना तो एक ना दो स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें आपने समझ ली होंगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में आखिरकार नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फंडामेंटल राइट्स काफी व्यापक अधिकार हैं और इनको हम प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से मूल अधिकारों की आपको एक व्यापक समझ डेवलप हो जाएगी और क्वेश्चनों की भी समझ हो जाएगी, क्वेश्चन भी कहाँ से कैसे ट्विस्ट होते हैं वो भी आपको समझ विकसित हो जाएगी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाक्यांश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर भी एक टर्म आ गया। अक्सर क्या होता है, हमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक टर्म होते हैं, वहीं पे हम
समझ नहीं पाते हैं। तो वहां पर क्या होती है, हम मिस्टेक करते हैं अक्सर, और ऐसे सरल सरल क्वेश्चन भी अक्सर गलत हो जाते हैं। वाक्यांश क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। हम देखते हैं आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ का उल्लेख मिलता है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ का हम व्यापक रूप में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ का अर्थ आखिरकार होता क्या है। भारत में न्यायाधीश किसी भी कानून की निष्पक्षता या वैधता पर सवाल तब तक नहीं उठा सकते जब तक यह संविधान के भीतर हो, संविधान की सीमा के भीतर हो, और किसी तरह से इस संविधान की सीमा को अतिक्रमण नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ माना जाएगा, और संविधान, भारत में न्यायाधीश किसी कानून की निष्पक्षता या वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते जब तक कि वह संविधान की सीमा के भीतर हो। द जजेस इन इंडिया कैन नॉट क्वेश्चन द फेयरनेस और वैलिडिटी ऑफ लॉ प्रोवाइडेड इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द एम्बिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी व्यापक रूप में व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि ये टर्म काफी व्यापक है और इस टर्म से आपको हर जगह कहीं ना कहीं बीच बीच में एनकाउंटर इससे होता रहेगा आपका। इसलिए हम आ जाते हैं इसकी व्यापक व्याख्या पर। इस संबंध में देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, दो केस महत्वपूर्ण आए थे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ जो आर्टिकल 21 में क्या डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या अर्थ है, इसको हम दो केस के माध्यम से समझ लेते हैं। ध्यान कीजिए, 1950 में संविधान लागू हुआ था। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस भी 1950 में आया था, ए.के. गोपालन केस। तो ए.के. गोपालन केस में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ को काफी संकीर्ण रूप में परिभाषित करने का कार्य किया गया था, और इसको केवल लॉ के रूप में देखा गया था कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उस पर इस आधार पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता कि लॉ जो है वो अनफेयर है, या वह किसी तरह से न्याय नहीं प्रदान कर रहा है, या अनरीजनेबल है, या अनफेयर है। समझ रहे हैं? तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ को इसने काफी संकीर्ण रूप में परिभाषित किया ए.के. गोपालन केस में, और इसमें क्या कहा गया, द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड ए प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्टिस। अगर लॉ अनजस्ट दिखाई दे रहा है कि लॉ क्या है, लॉ पे हम तब तक क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, इस आधार पर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि लॉ जो है अनरीजनेबल, अनफेयर या अनजस्टिस है। हम क्या कर सकते हैं, हम विधायिका के कार्य पर, विधायिका के जो कानून है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूटिव के डिसीजन पर क्वेश्चन उठा सकते हैं। इसमें एक आ गया था। और इसका क्या मतलब होता है, स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन ए लॉ। अगर कोई कानून बनाती है संसद और उसके आधार पर पर्सनल लिबर्टी से अगर डिप्राइव किया जाता है तो उसे उचित कार्यवाही माना जाएगा, और इससे ये नहीं माना जाएगा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ का उल्लंघन हुआ है। तो लॉ, अगर संसद कानून बनाती है और उसके माध्यम से किसी व्यक्ति को क्या करती है, अब उसकी व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता से अलग करती है, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे उचित कानून माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा, उचित कानून माना जाएगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अब बात आती है कि सोचिए, अगर संसद कोई एक कानून बना दे और उसके माध्यम से मूल अधिकारों का उल्लंघन होने लगे और उसके माध्यम से अन्याय होने लगे, तो उसके आधार पर क्या उस पर क्वेश्चन नहीं उठेगा। देखिए, मूल अधिकारों के संदर्भ में तो दिया हुआ है प्रोविजन आर्टिकल 13 में कि अगर मूल अधिकारों का संसदीय कोई कानून उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सोचिए, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है या कोई अन्य कोई प्रावधान उसमें उल्लेख हो रहा है, तो क्या हम उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो बात आती है यहाँ पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ की, और बात आती है यहाँ पर कि केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ नहीं होना चाहिए, इससे भी आगे कुछ प्रावधान होना चाहिए हमारे संविधान के अंतर्गत। तो आर्टिकल, तो क्या हुआ, 1978 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसका कॉन्सेप्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ किसका कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में एक तरह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय ए लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। अर्थात लॉ को भी रीजनेबल, फेयर और जस्ट होना चाहिए।
समझ रहे हैं। और इसके अलावा इसमें जो क्या हुआ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कहीं ना कहीं अमेरिकन जो एक्सप्रेशन है उसको इसमें उसकी झलक दिखाई देती है। तो एक ही गोपालन केस में जो संकीर्ण व्याख्या की थी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में, उसकी व्यापक व्याख्या करने का प्रयास किया और ड्यू प्रोसेस लॉ को हमने कहीं ना कहीं उसकी व्याख्या करने की कोशिश की। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो सीमित रूप में था उससे हम आगे बढ़े ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, आर्टिकल 21 के अंतर्गत अब तो ये बात ये भी की जाती है कि किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी नहीं है। जो हम केवल बात करते थे एक ही गोपालन केस में कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ही है और उससे आगे ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है, तो उसको अब हम वर्तमान में कहते हैं कि अब व्यक्ति की जीवन और स्वतंत्रता ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि गरिमामय जीवन भी होना चाहिए। मेनका गांधी केस में ऐसी बातें की गई और आगे की भी जो व्याख्या है जो न्यायपालिका ने समय समय पर निर्णय दिए, तो न्यायपालिका ने क्या कहा है कि न केवल प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होनी चाहिए बल्कि गरिमामय जीवन भी होना चाहिए। इस तरह से आर्टिकल 21 की काफी व्याख्या व्यापक हो गई और आर्टिकल 21 में काफी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अब इसके अंतर्गत शामिल हो गए। अब हम देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो अभी हमने देख लिए ये दोनों प्रोविजन देख लिए और इसके माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। तो हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन पिछला जो क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या था। इस क्वेश्चन को हम पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जो वाक्यांश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य था कि भारत में न्यायाधीश किसी कानून की निष्पक्षता या वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते बशर्ते कि यह संविधान के भीतर हो। तो एक ही गोपालन केस में जो निर्णय आया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो परिभाषित करने का कार्य किया गया था वह भारत में न्यायाधीश किसी कानून की निष्पक्षता या वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते बशर्ते कि यह संविधान की सीमा के भीतर हो। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी गलत तरीके से समानता के अधिकार की विशेषता के रूप में सूचीबद्ध नहीं की गई है। समानता के अधिकार को गलत रूप से यहाँ पर नहीं दिखाया गया, बताइए कौन सा। यह महिलाओं और बच्चों सहित समाज के किसी भी वर्ग के विशेष संरक्षण पर प्रतिबंध लगाता है। तो समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 में एक प्रोविजन है और महिलाओं और बच्चों सहित समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं और खासकर महिलाओं और बच्चों के जो अधिकार होते हैं, महिलाओं और बच्चों के हित में राज्य कोई भी कानून बना सकता है और संविधान का अन्य प्रावधान इस पर किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। महिलाओं और बच्चों सहित महिलाओं और बच्चों के लिए उनके हित में कुछ कानून बना सकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों सहित महिलाओं और बच्चों के लिए उनके हित में राज्य कानून बना सकता है। तो यह भी समानता के अधिकार के रूप में आ जाती है, समानता के अधिकार के रूप में आ जाता है। इसलिए क्या है कि ये वाला पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, गलत तरीके से सूचीबद्ध की गई है। कौन सी विशेषता गलत तरीके से समानता के अधिकार के रूप में सूचीबद्ध की गई है, गलत तरीके से सूचीबद्ध की गई है। क्यों सूचीबद्ध की गई है गलत तरीके से? क्योंकि समानता का अधिकार तो इनको एक तरह से ये समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आ जाता है ना। महिलाओं और बच्चों के लिए अगर संरक्षण दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं समानता का अधिकार दिया जा रहा है। एक तरह से कुछ विशेषाधिकार नहीं दिया जा रहा है बल्कि विशेष संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट इसका आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार होना चाहिए। देखिए दूसरा, देखिए राज्य के अधीन पदों में नियुक्ति के मामले में समानता सुनिश्चित करता है, तो यह भी कहीं ना कहीं सही हो गया। राज्य के अधीन पदों में नियुक्ति के मामले में समानता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। समानता का अधिकार समझ रहे ना, समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। तो ये वाला तो सही व्याख्या हो गई, ये व्याख्या क्या हो गई, सही व्याख्या हो गई। इसके अलावा सी वाली भी सही व्याख्या हो गई। सी वाली भी अकादमिक और सैन्य के अलावा अन्य सभी उपाधियों को समाप्त किया जाता है, उपाधियों का अंत किया जाता है जिससे सभी लोग समानता फील कर सकें। अब कोई राय बहादुर या फिर किसी तरह से राजाधिराज या फिर कोई अन्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी गई है, बल्कि सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में जैसे आप देखते हैं कि क्या मेजर जनरल इस तरह की उपाधि दी जाती है, और आप देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट या पीएचडी की उपाधि दी जा सकती है। तो अकादमिक और सैन्य के अलावा अन्य उपाधियों को समाप्त किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से इसके अलावा यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है, तो ये भी एक तरह से समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन महिलाओं और बच्चों सहित समाज के किसी भी वर्ग के विशेष संरक्षण पर प्रतिबंध लगाता है, प्रतिबंध नहीं लगाता है बल्कि क्या करता है, प्रावधान करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर एक गलत हो जाएगा। गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया ना, इसमें गलत तरीके से सूचीबद्ध किया है, उसको क्या है, उसका ए आंसर सही है। और वैसे अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट अन्य सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। महिला और बच्चों सहित महिला और बच्चों के हित में राज्य क्या है कि कोई भी कानून बना सकता है और अन्य तरह की उपाधियां समाप्त की जाती हैं, अस्पृश्यता समाप्त की जाती है और राज्य के अधीन पदों में नियुक्ति के मामले में समानता है। तो कहने का सेंस है ये स्टेटमेंट में जो महिला और बच्चों सहित समाज के किसी भी वर्ग के विशेष संरक्षण पर प्रतिबंध जो लिखा हुआ है वह गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसके लिए सकारात्मक रूप से प्रावधान कर सकता है राज्य। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित सभी शैक्षिक संस्थाओं में चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या न हो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है। देखिए आप देखिए 103 व संविधान संशोधन अधिनियम, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम जो जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था उसमें, ये तो पिछले का आंसर आ गया, ये आंसर नहीं है इसका। देखिए मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 15(6) में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15(6) में क्या प्रावधान किया गया है, यह प्रावधान किया गया है 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरकार क्या है उसको भी समझ लेते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकार सभी नागरिकों को किन मामलों में अवसर की समानता प्रदान करते हैं। अवसर की समानता, समझिए अवसर की समानता कहां पर प्रावधान है इसका, आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता का प्रावधान है और राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के संबंध में यह समानता प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 16 में दिया गया राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ये क्या है, राइट टू इक्वलिटी है। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। इसके अलावा जो बी, सी और डी है ये गलत है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सामान्य रूप से मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान किसी आर्टिकल में नहीं है। हालांकि सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो लोकतंत्र की बात की गई है वो डीपीएसपी के माध्यम से किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, किसी भी न्यायपालिका में एनफोर्सिबल नहीं है, किसी भी न्यायपालिका में एनफोर्सिबल नहीं है। तो ये बी नहीं है प्रावधान। और बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ये अवसर की समानता में नहीं आता है। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अवसर की समानता नहीं है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये, और आंसर हो जाएगा ये एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में से एक नहीं है। तो मौलिक अधिकारों की कौन कौन सी विशेषता होती है, प्रकृति से एक बाध योग्य होती है। बाध योग्य मतलब केस किया जा सकता है। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं पे भी जा सकते हैं और अपने मूल अधिकारों के संरक्षण की गुहार लगा सकते हैं कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, इसलिए महोदय से निवेदन है कि मेरे अधिकारों का संरक्षण किया जाए। इसके अलावा ये अधिक विस्तृत है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक काफी व्यापक रूप में दिए गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देते हैं। बाघ और अव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, कहीं ना कहीं राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देता है। इसके अलावा हम अपना संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये भी कहीं ना कहीं आदर्श लोकतंत्र को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। लेकिन क्या सोचिए, विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं सभी मौलिक अधिकार। सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं प्रदान किए गए हैं, इसलिए हम सामान्य रूप में ये नहीं कह सकते कि मौलिक अधिकारों की ये कोई विशेषता है कि विदेशियों को भी प्रदान किया जाए। तो क्या पूछा गया है, नॉट वन ऑफ द फीचर्स, नॉट, ये सब टर्म जरूर ध्यान देना होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अधिकारों की विशेषताओं से कौन सी एक नहीं है, ये ए बी सी तो है, डी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस रूप में हमने देखा इसको कि कौन सी फीचर फंडामेंटल राइट्स की नहीं है और कौन कौन सी विशेषताएं फंडामेंटल राइट की होती है। ये हमने सारी चीजों को समझ लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, संपत्ति के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। गलत है, एकदम सरासर गलत है, क्योंकि ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से किया गया था, ना कि
42nd अमेंडमेंट के माध्यम से 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से कौन सा सही है? आंसर इसका आ जाएगा बी, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के ऊपर ही है और इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 11 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है जब आपातकाल की घोषणा की जाती है। बार या एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में अगर किया जाता है तो क्या होगा? आर्टिकल 358 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन आर्म्ड रेबेलियन अर्थात सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आंतरिक रूप से सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इसके आधार पर भी आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। और राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन होता है तब तो नहीं निलंबित किया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। और स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी तरह से सेंट्रल लॉज को न माने तो इसके संदर्भ में भी हम कहते हैं कि तब भी आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बार या एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में ही इसको निलंबित किया जा सकता है आर्टिकल 19 को, और किसी परिस्थिति में नहीं निलंबित किया जा सकता। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इसमें इस सीरीज में 20 क्वेश्चन है टोटल, और 20 क्वेश्चन को फटाफट से हम स्पीड से देख रहे हैं। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का अर्थ क्या है? आर्टिकल 11 में देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का अर्थ क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 13 के अंतर्गत उल्लेख है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसके माध्यम से मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, और अगर ऐसा कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की मात्रा तक उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई राइट टू इंफॉर्मेशन है या राइट टू एजुकेशन है या अन्य कोई अधिनियम बनाया जाता है और उसका कोई एक क्लॉज है, पूरा अधिनियम नहीं, एक कोई क्लॉज है, वह मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन करता है तो क्या होगा? वह क्लॉज शून्य घोषित किया जाएगा, उस क्लॉज को निरस्त किया जाएगा, संपूर्ण कानून को नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर अब क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका ए। न्यायपालिका किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकती है। आर्टिकल 13 में प्रोविजन क्लियर दिया हुआ है। दूसरा भी देख लीजिए, बी, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले किसी भी विधेयक को लाने से प्रतिबंधित कर सकती है। देखिए, विधेयक लाया जाएगा तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून बनता है तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उसे रिजेक्ट कर सकती है न्यायपालिका। सी स्टेटमेंट देख लीजिए, न्यायपालिका किसी भी कानून के उल्लंघन के मामले में कार्यपालिका को सलाह दे सकती है। जुडिशरी कैन एडवाइज एग्जीक्यूटिव इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। ये भी गलत हो गया, सलाह देने से संबंधित नहीं है। और आप देखिए, न्यायपालिका अपने निर्णय की समीक्षा कर सकती है, तो आर्टिकल 137 के तहत अपने निर्णय की समीक्षा कर सकती है, लेकिन इसे हम न्यायिक समीक्षा नहीं कहते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा हम नहीं कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जुडिशरी अपने खुद के निर्णय को रिव्यू कर रही है, ना कि इसे हम न्यायिक समीक्षा का दायरे में इसे हम लेके आएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू काफी एक व्यापक अवधारणा है, और यह संसद के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है तब जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो उसे क्या है? असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निवारक निरोध अधिनियम ने कमजोर किया है। निवारक निरोध अधिनियम आर्टिकल 22 में, जो संविधान का आर्टिकल 22 है, उसमें प्रावधान किया गया है। निवारक निरोध का आशय होता है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना। तो ऐसे में सोचिए, कोई व्यक्ति अपराध करने जा रहा है और अपराध करने तक अगर इंतजार करेंगे तब तो अपराध हो जाएगा। तो क्या होगा कि अगर सूचना मिलती है तो पहले से ही अपराध रोकने के संदर्भ में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कोई व्यक्ति पार्क में बैठा हुआ है, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, और पुलिस आकर गिरफ्तार कर ले कि आपने जो है क्या किया है, आपने षड्यंत्र कर रहे हैं अपराध के लिए, कुछ ना कुछ अपनी योजना बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? निवारक निरोध अधिनियम ने क्या करेगा? स्वतंत्रता के अधिकार को कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया है निवारक निरोध अधिनियम ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास करता है निवारक निरोध अधिनियम। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा मौलिक अधिकार अधिकतम मुकदमेबाजी और विवाद का विषय रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा विवाद का विषय रहा है। जब भूमि सुधार की
भूमि सुधार की बात आई थी 1960-70 के दशक में, तब भी काफ़ी मुकदमेबाजी हुई थी और वर्तमान में भी राइट टू प्रॉपर्टी के संदर्भ में काफ़ी मुकदमेबाजी होती रहती है। मुकदमेबाजी और विवाद का विषय यह संपत्ति का अधिकार रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार, यह है राइट टू प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में उल्लेख है। क्या क्या? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, इस तरह की कई स्वतंत्रताएं दी गई है ना आर्टिकल 19 में, 6 स्वतंत्रताएं। तो वो आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम ऑफ द इंडियन सिटीजन हैव बीन एनश्राइंड इन आर्टिकल 19। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसी गलत तरीके से स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दी गई स्वतंत्रता के रूप में दिखाया गया है? गलत तरीके से किसको दिखाया गया है? देखिए डी, देखिए फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ना कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक उल्लेख है? धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहां से कहां तक उल्लेख है? धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख दिखाई देता है हमें आर्टिकल 25 से 28 तक। किसी भी धर्म को मानने, अपनाने, व्यवहार और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 में। इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत है। निरायुध और शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता है। बी में देखेंगे देश के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की भी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। पेशे, व्यवसाय, व्यापार और व्यवसाय की भी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। हम ये सारी चीजों को देख सकते हैं। इसलिए राइट टू फ्रीडम को गलत तरीके से इंटरप्रेट आर्टिकल ये डी वाले ऑप्शन में किया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा मानव दुर्व्यापार और बेकारी को प्रतिबंधित करके होती है। और इसके अलावा बालकों को जो खतरनाक खान वगैरह में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां से भी हमें दिखाई देती है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में इसका प्रावधान है। मानव दुर्व्यापार और बेकारी को प्रतिबंधित कहां से किया गया? आर्टिकल 23 के तहत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करना चाहता है, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं बी क्यों नहीं है सर? श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करके भी शोषण के विरुद्ध अधिकार को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना यह कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि डीपीएसपी में ऐसी आपको झलक दिखाई देती है। और डीपीएसपी क्या है कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत तो शामिल नहीं होगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार और बेकारी को प्रतिबंधित किया जाता है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रोहिबिटिंग द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है? अपनी पसंद के धर्म को अपनाने, मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अपनी पसंद के धर्म को मानने, अपनाने या प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट ए रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। एक इसमें प्रावधान है, ये प्रावधान है बी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? The right to freedom of religion granted by the Indian Constitution implies that the Indian citizens have the freedom to profess, practice और propagate a religion of their choice। अपनी पसंद के धर्म को मानने, अपनाने या प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? सभी सरकारी शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा तो नहीं है। जो सरकार द्वारा फंडेड होते हैं ऐसे में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते, एक प्रोविजन है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग है। अब बी देखिए, स्टेट शैल एनकरेज रिलीजियस थिंकिंग एंड गिव प्रीफरेंस टू पर्सन्स विद रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। राज्य धार्मिक सोच को प्रोत्साहित करेगा, ऐसा तो गलत है। राज्य धार्मिक सोच को प्रोत्साहित नहीं करेगा, ये बी भी गलत हो गया। इसके अलावा सी देखिए, सभी व्यक्तियों को धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना का अधिकार है,
ये वाला सही है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 25 से 28 के बीच में देखेंगे, इस तरह के प्रावधान आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संविधान सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कौन से आर्टिकल में प्रावधान है, आर्टिकल 29 एंड 30। तो इसमें अल्पसंख्यकों को उनके संस्कृति के संरक्षण में मदद करना शामिल है। संविधान क्या करता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति के संरक्षण में मदद करके। और अन्य ऑप्शन आप देखेंगे, अन्य ऑप्शन सामान्य राष्ट्रीय संस्कृति का विकास करना, ऐसा इसमें शामिल नहीं है। संविधान सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को इस तरह के प्रावधान इसमें शामिल नहीं करता है। देश से निरक्षरता उन्मूलन करना ये भी शामिल नहीं करता है, बल्कि अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति के संरक्षण में मदद करके, ऐसा प्रावधान है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति के संरक्षण में मदद करके, टू हेल्प द माइनॉरिटीज कंजर्व देयर कल्चर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार का आशय क्या है। हाई स्कूल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये तो स्पष्ट रूप से गलत दिखाई दे रहा है। पिछड़े वर्गों को शिक्षित करने के लिए विशेष सहायता, ये सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार नहीं है। सी देखिए, सरकार द्वारा संचालित या सरकारी कोष से सहायता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा का प्रावधान, ये तो गलत है। धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा नहीं दी जा सकती गवर्नमेंट फंडेड द्वारा, जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट फंडेड, उनमें नहीं दी जा सकती। अब देखिए, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार का फिर क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत डी शामिल है। तो इस तरह से हमने देखा, समझा सारी चीजों को, 20 क्वेश्चन समझे। और आगे की सीरीज में आपको फंडामेंटल राइट्स में ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वह भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।